अगर आप किसी तरह से इंसानी तारीख के आगाज में चले जाएं, जब इंसान पत्थरों के दौर के अंदर था, तो तब भी आप देखेंगे कि इसकी फितरत यही रही है कि हमेशा ताकतवर ने कमजोर को जितना हो सके दबाने की कोशिश की है, इसका इस्तेसाल किया है, उसको लूटा है। चाहे इसको लूटना रिसोर्सेज की क्षेत्र में हो या फिर खुद के सर्वाइवल के लिए किसी की जान लेना। और आप देखेंगे कि ये फितरत इंसानों के अंदर आज भी इस गालिब है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको पैदा होते ही ये बताया जाता है कि तुम लोग गरीब पैदा हुए हो, तुम्हारा मुकद्दर यही है और तुम्हें इसी तरह से ताकतवर के लिए मेहनत करते हो और एक वक्त की रोटी कमाने की कोशिश के अंदर बस मर जाना। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की और इसके वसाइल और लोगों को गुलाम बनाकर लूटने वाले और अपने स्काई स्क्रेपर और अपने महल तामीर करने वाले वेस्ट की। ये कहानी उस ब्रियांजम की है जिसके अंदर सोने के पहाड़, हीरे, तेल और साफ पानी बहता था, लेकिन यहाँ के रहने वाले बेटों को भूखे, नंगे और गुलाम बना दिया गया। आज भी वेस्ट के अंदर अफ्रीका का नाम सुनकर काली रंगत के भूखे बच्चों, गरीब, करप्शन और बसमंदगी की तस्वीर झेन के अंदर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि सोने की चिड़िया को लूट लूट कर मगरिबी किस्मत कौने इसके कॉन्टिनेंट को आज इस हाल तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही हाल जैसा कि ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट का किया था कि इसकी सारी दौलत को लूट लूट कर बरतानिया पहुंचा दिया और इसे गरीबत और गालत के अंदर धकेल दिया। और सब कॉन्टिनेंट से जब सब कुछ लूट लिया गया तो इनको आलामती आज़ादी देकर छोड़ दिया गया और इनको आज भी लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं। और बिल्कुल यही हाल वेस्ट मुल्कों ने, खुसूसन फ्रांस ने अफ्रीका के साथ किया और आज के टाइम के अंदर भी कर रहा है। और इसकी शुरुआत होती है 1800 की दहाई के अंदर, जब यूरोप ने पहली मर्तबा अफ्रीका की तरफ नजरें डाली और यहाँ पर मौजूद सोने के पहाड़, हीरे, कुदरती तेल, रबर, कॉफी, चीनी और महंगे तरीन नेचुरल रिसोर्सेज को देखकर लालच के अंदर इनकी रालें टपकने लगी। लिहाजा फ्रांस, बरतानिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और इटली जैसे ताकतवर मुल्कों ने खुफिया मंसूबा बनाया कि इन तमाम रिसोर्सेज को कैसे लूटा जाए। और इसी सोच को लेकर साल 1884 के अंदर जर्मनी के शहर बर्लिन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर ये तय करना था कि अफ्रीका के वसाइल की लूटमार, जमीनों की बंदर बांट को पुरामन तरीके से ये तमाम मुल्क आपस में कैसे बांटे। यानी मोटे तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि तमाम यूरोपीय ताकतें आपस में लड़े बगैर अफ्रीकी इलाकों कब्जा कैसे करें। और सबसे ज्यादा जुल्म ये था कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ्रीका की मर्जी पूछना तो दूर की बात, किसी एक नुमाइंदे को भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल नहीं किया गया कि उनमें से भी कोई एक बंदा भी अपना एतराज या फिर अपनी राय भी दे सके। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अफ्रीका को बिल्कुल एक गुलाम की तरह ट्रीट किया गया, जिसकी कोई मर्जी नहीं। और इंसानी तारीख के अंदर ऐसा जुल्म इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अब इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकला कि अफ्रीका के तकरीबन 90% हिस्से को यूरोपीय ताकतों ने नक्शे पर बांट लिया, बिना इनकी जुबान की और इनके कल्चर की परवाह किए। बस लाइनें डालकर इनको तकसीम कर दिया गया, जैसे ये कोई गोश्त का टुकड़ा हो कि इतना हिस्सा तुम्हारा और इतना हिस्सा मेरा। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हर मुल्क को ये हक दिया गया कि वो जिस इलाके पर चाहे कब्जा हासिल कर ले, लेकिन वहां पर अपना कंट्रोल साबित करे तो वो इलाका इसका हो जाएगा। और इसी वजह से फ्रांस ने मगरिबी और शुमारी अफ्रीका के अंदर कब्जा कर लिया, जिसके अंदर अलजायर, मुल्क, माली, नाइजीरिया, चाड वगैरह इसके कंट्रोल में चले गए। जबकि बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और कीनिया पर कब्जा हासिल कर लिया, जबकि बेल्जियम ने कांगो पर ऐसा कब्जा किया कि वहां पर लाखों लोगों को मार दिया। कि यानी बर्लिन कॉन्फ्रेंस अफ्रीका के लिए तबाही का आगाज थी, जिसके बाद मकामी कबाइल को तोड़ दिया गया, अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया गया, इनकी सकाफत बर्बाद हो गई और इनके तमाम वसाइल यूरोप के अंदर मुंतकी होना शुरू हो गए। किसानों को इनकी जमीनों से निकालकर कानों के अंदर गुलाम बना दिया गया। बच्चों को स्कूलों की बजाय बारूद की बोरी उठाने पर मजबूर किया गया। इन बच्चों और बड़ों के सरों पर बंदूकें थीं और दिलों के अंदर खौफ और जिनमें सिर्फ एक सवाल था कि हमने क्या कसूर किया है। पर इसके बावजूद भी दुनिया ने देखा कि इनका सोना, हीरा, चांदी सबको यूरोप के अंदर जाता जाता लती तेल, तांबा, रबर सब कश्तियों के अंदर भरकर
मुसलसल यूरोप जाता जाता और अफ्रीका के बच्चे अपनी सरजमीन के अंदर रहकर भूख से तड़पते रहे। फ्रांस ने अपने कब्जे के अंदर आने वाले अफ्रीका के मुल्कों के ना सिर्फ वसाइल को लूटा बल्कि इनकी जबान, सकाफत और इनके दीन पर भी हमला किया। यहाँ तक कि अफ्रीकी बच्चे अपनी जबान तक भूल गए और फ्रांसीसी जबान बोलना शुरू कर दी। इनके बच्चों को सिखाया गया कि यूरोपी होना फख्र की बात है, जबकि अफ्रीकी होना इंतहाई शर्म की बात है। आखिरकार टाइम आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसके बाद फ्रांसीसी इंतहाई कमज़ोर हो गए और अफ्रीका के अंदर बगावतें उठने लगी। अफ्रीकी फ़ौजों ने जंग के अंदर लड़कर सियासी चारू हासिल कर लिया और अखबार और मीडिया ने इन लोगों को, इन मुल्कों को आज़ादी का आइडिया दिया, लेकिन बस अलामती तौर पर। साल 1960 को अफ्रीका के अंदर ईयर ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, क्योंकि इस साल 70 अफ्रीकी मुल्क आज़ाद हुए, जिनके अंदर फ्रांस के 14 कॉलोनियल मुल्क भी शामिल थे, जिनके अंदर सेनेगल, इवरी कोस्ट, नाइजीरिया, माली, बर्किना फासो, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बेनिन, मॉरिटानिया, गाबोन, टोगो, कोमोरोस और अल्जीरिया शामिल हैं। बाकी अफ्रीकी मुल्क के लोगों ने तो आज़ादी मुजाहिर करके हासिल की थी, लेकिन अल्जीरिया ने 1954 के अंदर फ्रांस के कब्जे के खिलाफ जब आज़ादी की जंग शुरू की तो इसके अंदर लाखों लोग शहीद हो गए। अल्जीरिया की सड़कों पर खून बहा, लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जज्बा इन लोगों के अंदर कभी न मरा और आखिरकार अल्जीरिया आज़ाद हो गया और पाकिस्तान ने सबसे पहले मुस्लिम मुल्क के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज करके यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसकी आज़ादी की हिमायत भी की और इसके लोगों को पाकिस्तान के डिप्लोमेट पासपोर्ट भी दिए ताकि अपनी आज़ादी की आवाज़ को ये बाकी दुनिया तक फैला सके। और यही वजह है कि आज भी फ्रांस और पाकिस्तान के सफारी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं, या जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि आज़ादी सिर्फ नाम की थी, क्योंकि असल में फ्रांस ने इन तमाम मुल्कों को अपने शिकंजे के अंदर ऐसा फंसाया था कि वो कभी भी इससे बाहर न निकल सके और इसको कॉलोनियलिज्म का नाम दिया गया, क्योंकि असल ताकत अभी भी फ्रांस के हाथ में ही थी। और इसकी वजह यह है कि फ्रांस ने 14 अफ्रीकी मुल्कों को CFA फ्रैंक नाम की करेंसी इस्तेमाल करने पर मजबूर किया और ये करेंसी फ्रांस के मरकजी बैंक से जुड़ी हुई थी। इन अफ्रीकी मुल्कों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का तकरीबन 50% फ्रांस के अंदर रखवाया जाता, यानी ये मुल्क अपनी खुद की कोई मोशी पॉलिसी भी नहीं बना सकते थे। और दूसरा, आज़ादी के बाद भी फ्रांस ने अफ्रीका के अंदर अपने फौजी अड्डे कायम रखे, जो कि सीधा इंटरैक्ट इन मुल्कों पर मिलिट्री कंट्रोल हासिल करना था। और ऐसा होता भी रहा, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत फ्रांस की मर्जी के खिलाफ जाने लगती तो यहीं से फौजी बगावत या फिर मदाखिलत हो जाती, जैसा कि माली, बर्किना फासो और चाड के अंदर कई मर्तबा हो चुका है। और सबसे बड़ा जुल्म तो अफ्रीका के कुदरती वसाइल जैसे कि सोना, यूरेनियम, तेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स पर फ्रांसीसी कंपनियों का कब्जा है। और बिल्कुल यही वजह थी कि लीबिया के साबिक मरहूम सदर मोहम्मद कद्दाफी ने इस फ्रांसीस करेंसी के खिलाफ बगावत की थी और कहा था कि अफ्रीका को अपनी खुद की एक यूनाइटेड करेंसी बनानी चाहिए, जिसको गोल्ड दिनार का नाम दिया गया। उसका मजीद कहना था कि अफ्रीका का अपना एक सेंट्रल बैंक भी हो, जो कि वेस्ट की तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो, और इसके अलावा अफ्रीकी मुल्क अपने तमाम वसाइल को, खास तौर पर तेल की दौलत के खुद मालिक होंगे। किसी भी वेस्ट के मुल्क को उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और इसके बाद पूरे अफ्रीका के अंदर उसने शोर और बगावत की आवाज़ बुलंद की, क्योंकि उसका कहना था कि अफ्रीका एक ताकतवर यूनियन बनाए जो कि यूरोप और अमेरिका का मुकाबला कर सके। लेकिन आखिर में हमने देखा कि वेस्ट, खास तौर पर फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर 2021 के अंदर इसी के मुल्क के अंदर मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए खुद लीबिया के लोगों के हाथों इसका कत्ल करवा दिया। और आज लीबिया फिर से दुनिया से कई दहाइयां पीछे जा चुका है। और दूसरा लीडर जो कि बगावत की आवाज लेकर उठा, वो था अफ्रीका के लैंडलॉक और पसमानदा मुल्क का सदर, बुर्किना फासो का लीडर, जिसका नाम था थॉमस सिंगाकारा, जिसे अफ्रीका का चे गवीरा भी कहा जाता है। ये बंदा अपने मुल्क से इंतहाई मुखलिस था और इसने भी फ्रांस और वेस्ट की लूट मार के खिलाफ बगावत की। लेकिन 1987 के अंदर इसके करीबी साथियों ने फ्रांस की मदद से बगावत के अंदर इसको कत्ल करवा दिया। लेकिन अब की बार दूसरी मर्तबा बुर्किना फासो से एक और बगावत उठी है, जिसने तमाम यूरोपीय मुल्कों
खास तौर पर फ्रांस और अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं, और वो है इस मुल्क का कम उम्र सदर जिसने 35 साल की उम्र के अंदर मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर 2022 के अंदर इक्तदार पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम है इब्राहिम ट्रावरे। बुर्किना फासो का ये हुक्मरान इस वक्त फ्रांस, अमेरिका और बाकी सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ इनको ललकार रहे हैं, बल्कि इनकी ज्यादतियों को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज भी कर रहा है। लोग इसको दूसरा सिंकारा कहकर बुला रहे हैं। इसने तमाम अफ्रीकी मुल्कों को अपने साथ मिलाकर इन सुपर पावर्स के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि ये सब लुटेरे, कॉन्ट्रैक्टर और इनकी आर्मी को अपने मुल्कों से भगा दो और अफ्रीका के वसाइल को अफ्रीका के लोगों के लिए रहने दो। इसका मजीद कहना था कि अब हम वेस्ट का कब्जा और इनकी दोस्त को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम सब एक हो चुके हैं। इन तमाम सुपर पावर्स ने हमारी दौलत और हमारे वसाइल को लूट लूट कर अपने एम्पायर बनाए, अपने स्काईस्केपर बनाए, अपने लिए दौलत इकट्ठी की, लेकिन आज हम लोगों को गरीबी और तबाही के अंदर इसलिए छोड़ दिया ताकि हमारे वसाइल को काबू कर सकें। आपको बताता चलूं कि बुर्किना फासो के अंदर दहशतगर्दी, करप्शन और फ्रांस के बढ़ते असर और रसूख से इनकी आवाम बहुत तंग आ चुकी थी, और इसलिए 2022 के अंदर इब्राहिम ट्रावरे ने इस वक्त के अबूरी सदर पॉल हेनरी डामीबा के खिलाफ फौजी बगावत की, और हैरत अंगेज तरोर पर न सिर्फ इस बगावत को बुर्किना फासो की आवाम ने सपोर्ट किया, बल्कि पूरे अफ्रीका के मुल्क एक एक करके इसके साथ मिल रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने आते ही ऐलान किया कि हम अपनी सरजमीन को आज़ाद करवाएंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसने फौरन से वेस्टर्न और अमेरिकन ब्लॉक के मुखालिफ रशिया से हाथ मिला लिया है कि हमारी फौजी मदद के साथ साथ हमें ऐसी मशीनरी भी दें जिससे हम अपने कुदरती वसाइल खुद ज़मीन से निकाल सकें। और अभी की खबरों के मुताबिक तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा तेल खुद इब्राहिम के हुक्म पर बुर्किना फासो से पहली मर्तबा खुद निकाला गया है। इब्राहिम ने आते ही रूस, माली, नाइजीरिया जैसे आज़ाद पॉलिसी रखने वाले मुल्कों के साथ एक इत्तेहाद भी कायम कर लिया है। उसका कहना है कि अगर वेस्ट ने बुर्किना फासो पर डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है कहकर हमला किया तो हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे, और अगर मुझे यानी इब्राहिम की जान को खतरा है कद्दाफी और सिंकारा की तरह, तो रशिया की वेंगर सिक्योरिटी आज से मेरी हिफाजत करेगी, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 16 मरतबा मुझ पर जानलेवा हमला फ्रांस की तरफ से हो चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसने आते ही फ्रांस की फौज को मुल्क से निकाल दिया है और इसके फ्रांसीसी फौजी अड्डे बंद करवा दिए, और इनसे कहा है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत खुद करेंगे, हमें तुम्हारी हिफाजत की कोई ज़रूरत नहीं। और इसके बाद इसने फ्रांसीसी करेंसी को भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और अपनी खुद की करेंसी पर भी काम कर रहा है। इसका मजीद कहना था कि अफ्रीका के बिजनेसमैनों, ये मुल्क गरीब नहीं है बल्कि इसको लूटा गया है। तुम अपने अपने मुल्कों के अंदर वापस आ जाओ और यहाँ पर बिजनेस करो। तुम्हारी सिक्योरिटी की ज़मानत मैं देता हूँ ताकि तुम्हारे लोगों को रोज़गार मिले और इस मुल्क की जीडीपी बढ़ सके। उसके मुताबिक इसकी हुकूमत के अंदर यूएई को कौड़ियों के भाव बेचा जाने वाला सोना, जो कि यहाँ से स्मगल भी होता है, वो आज से बंद हो चुका है। आपको बताता चलूं कि बुर्किना फासो के अंदर जो फोर्थ गार्ड नाम की कंपनी सोने की माइनिंग कर रही थी, वो बुर्किना फासो की हुकूमत को सालाना $1 अरब मुआवजे के तौर पर दिया करती। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे की हुकूमत ने इनको बाहर निकालकर जब खुद माइनिंग शुरू की तो सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर $18 अरब से ज्यादा कमा लिया। और ये सिर्फ एक मिसाल है इसके गोल्ड रिजर्व के लूटे जाने की, जैसे ना जाने कितने ट्रिलियन ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज पूरे अफ्रीका के लूटे जा रहे हैं। और इसी चीज को इब्राहिम ट्रावरे ने आलमी फोरम्स पर मगरबी लूटमार, ज्यादतियों, ज्याद साल और मुनाफत कहकर बेनकाब करना शुरू कर दिया है। वो अफ्रीका के नौजवानों के अंदर बगावत की बिजली भर चुका है और पूरी अफ्रीकन अवाम एक एक करके इसके साथ खड़ी होती जा रही है। इब्राहिम ट्रावरे ने ऐलान किया कि मैं मगरिब की तमाम एम्बेसियां बंद कर रहा हूं, जिसके अंदर फ्रांस, अमेरिका और इजराइल भी शामिल हैं। उसने कहा कि अब की बार हम लड़ेंगे और अब की बार हम इस तरह से लड़ेंगे कि हम मसले को हल करेंगे, और वो मसला हमेशा के लिए हल होगा, ना कि टेम्परेरी तौर पर। हमने बहुत इंतजार किया और अब बहुत हो चुका है। वो कहता है कि मैं औरत बिलाल हबशी की नस्ल से हूं और इन्हीं की तरह दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, और वो मेरे आइडियल हैं और इन्हीं की तरह मैं बेखौफ होकर लड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं हार नहीं मानूंगा। अफ्रीकी मुल्क अपने मुल्क के अंदर खुद ट्रेड करें,
हमें किसी मगरबी मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तकलीफ तो होगी, लेकिन सब्र करना होगा, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ इन मुल्कों को होगी जो कि हमें लूट रहे थे। हमें एक साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि ये मुस्तकबिल के अंदर भी कभी सर ना उठा सकें। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कि इब्राहिम ट्रावरे के खिलाफ वेस्ट के अंदर एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो चुकी है और इसने किसानों को मुफ्त के अंदर मशीनें देना भी शुरू कर दी हैं और इसके हर एक काम को वेस्ट के वजूद के लिए खतरा बताया जा रहा है। फ्रांसीसी मीडिया और मगरबी ताकतें ट्रावरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, बगावत करवाना चाह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2 करोड़ 25 लाख लोगों का ये इस्लामी मुल्क एक मुखलिस नौजवान की क़ियादत के अंदर अपनी किस्मत को बदलने जा रहा है। और जहां पर अरब के बागी बादशाह हुक्मरान ट्रंप और इजराइल के आगे बिछे जा रहे हैं, वहीं पर एक गुलाम की नस्ल से इस वक्त मर्द मुजाहिद ने वक्त के फिरौनों को ललकारना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक मुसलमान उम्मत के तौर पर कि तमाम मुसलमान एक जिस्म एक जन हैं, मैं इब्राहिम ट्रावरे के साथ खड़ा हूं और आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें।